गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई आप सभी की। समर्पित, प्रदीप, मनीष, मंजीत, सोनाली, जगपाल, अभिजीत, सागर। आई होप कि आप सभी बच्चे जो है मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो एक बार बताएंगे कि क्या कार्यक्रम शुरू किया जाए। दीपक, सृष्टि, सालू, रजनीश, प्रभाकर, चंपारण की धरती से सादर प्रणाम बोल रहे हैं। दीपक नमस्ते, राधे राधे, स्नेहा कह रही हैं। ऑल ओके, ठीक है। देखो कल की क्लास में बेटा हमने थोड़ा सा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था। उससे जुड़े हुए कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना। तो उम्मीद करके चल रहा हूं मैं जो कल की क्लास में आपको बताया गया था वो आपको ध्यान है। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली है तो मेरा उससे विनम्र अनुरोध है कि पहले लास्ट क्लास देखकर आए, तभी क्लास में लाइव क्लास ले, वरना वो कंफ्यूज रहेगा, उसे चीजें समझ में नहीं आएंगी और बाकी बच्चों को भी वो परेशान करेगा। ठीक है, अच्छा क्लास की पेन नहीं मिल रही है, चलो हम बोल देंगे पेन मिल जाएगी। एक काम मैं और करता हूँ यहाँ पे, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था एक बार उस पीडीएफ को मैं और खोल लेता हूँ, उसका थोड़ा सा यूज करेंगे आगे चल के। ये कहाँ चला गया डिस्टेंस, हाँ ये देखो। अब आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े ध्यान समझना। ये मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और एक बच्चा मैंने क्लास से पढ़ा, हमारी क्लास में एक बच्चा लिया, ठीक है भाई तुषार करा देंगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट वाइज कम से कम क्या करो आप लोग, है ना। उसरुद्दीन, आयन, सब बच्चे यहाँ देखते रहो। अब मान लो कि मैंने आप में से एक बच्चे को पढ़ा, लास्ट कमेंट किसका हमारे पास में, मनीष का। अब मनीष साहब को मैं क्या किया, यहाँ पे जाके मैं छोड़ के आ गया, ये मनीष है यहाँ पे। तो हमने कंडीशन मनीष के ऊपर लगाई कि भाई मनीष तुम्हें जो है ये जो मैंने व्हाइट कलर की लाइन बनाई है, आपको केवल इस स्ट्रेट लाइन पर ही चलना है, इसके अलावा कहीं और दिखे तो फिर पिटाई होगी ना। आप यहाँ जाना है, ना यहाँ जाना है, ना यहाँ कहीं नहीं, केवल इस व्हाइट वाली लाइन पर ही रहना है। इसने ठीक है, कंडीशन आपने दिया, फॉलो करेंगे। अगर ये बात फिक्स हो जाए कि इस बच्चे को, मनीष को, केवल इस स्ट्रेट लाइन पर ही चल सकता है, तो बेटा इसके पास फिर दो ही डायरेक्शन हो सकती है। अगर मनीष के साथ में फिक्स कर दे कि केवल इस व्हाइट लाइन पर ही चल सकता है, तो मनीष को जहां पर छोड़ा गया है या तो उससे आगे की तरफ जाएगा इस तरफ, या उससे पीछे की तरफ जाएगा, यानी इसके पास दो ही डायरेक्शन हो सकती है। तो यानी अगर कोई पार्टिकल, कोई कण, कोई वस्तु अगर एक स्ट्रेट लाइन पर चले तो उसके पास दो ही डायरेक्शन हो सकती है, एक को बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, एक को बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। अब जहां पर मैंने मनीष को छोड़ा, मान लो कि मैं से कह रहा हूं ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है, जहां पे छोड़ा है। अब मान लो कि अब ये मनीष जो है कुछ देर के बाद यहाँ चला गया और यहाँ से दूरी जो है वो है 6 मीटर की। तो मैंने मनीष को शाम को फोन किया, मैंने भाई मनीष से बताओ कि इस समय आपकी पोजीशन क्या है, इस समय आपकी स्थिति क्या है, जहां पर मैंने छोड़ा था वहां से आप कितना दूर है। तो मनीष कहेगा सर आपने जहां से मुझे छोड़ा था वहां से मेरा डिस्प्लेसमेंट, मेरा विस्थापन जो है प्लस 6 मीटर है। तो जैसे मनीष ने मुझे कहा कि मेरा विस्थापन प्लस 6 मीटर है, मुझे दो बातें पता चल गई। एक तो ये पता चल गई कि जहां पर मनीष को छोड़ा था वहां से मनीष 6 मीटर दूर चला गया, एक तो पता चल गया। और पॉजिटिव मुझे बता रहा डायरेक्शन के बारे में कि मनीष 6 मीटर दूर तो गया, लेकिन किस डायरेक्शन में गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मनीष मुझे कह दे सर मैं जो है मेरी पोजीशन जो है, मेरी स्थिति जो है, मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो -11 मीटर है, तो आपको पता चल गया कि जहां पे मनीष को छोड़ा गया था मनीष वहां से 11 मीटर दूर है, लेकिन किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि अगर कभी ऐसा हो कि मैं डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव लगाऊं, ठीक, केवल आपको डायरेक्शन प्रदर्शित करेंगे कि वस्तु जो है वो प्लस डायरेक्शन में कितना मीटर गई है या नेगेटिव डायरेक्शन में कितना मीटर गई है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो बेटा विस्थापन है, इसके साथ में हम डायरेक्शन यूज करते हैं, क्लास में बताया था। तो अगर कोई पार्टिकल, कोई कण केवल एक सीधी रेखा पर ही चले तो उसके डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव से बता सकते हो। तो अगर राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट वाले को हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो जो मैंने कल आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, अगर आप इसमें लास्ट तीसरा वाला एग्जांपल देखें तो मैंने कहा था कि एक व्यक्ति 60 मीटर गया आगे की तरफ और इसी लाइन पे 100 मीटर वापस आया। तो बेटा मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला था, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़कर, तो 100 में से 60 गया था, कल हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल, तो मैंने कहा था कि विस्थापन 40 मीटर का होगा, A to C। इसी बात को आप ये भी लिख सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा -40 मीटर होगा, यानी वस्तु जो है 40 मीटर दूर विस्थापित होगी, किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी अपने से पीछे की तरफ चली गई। यानी अगर कोई पार्टिकल केवल एक सीधी रेखा में चले, एक स्ट्रेट लाइन में ही आगे पीछे चले, तो उसके लिए आप उसकी पोजीशन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का यूज भी कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव भी होगी। अच्छा दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले केस में तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है -40 मीटर। अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करूं, जो मैंने क्लास में पढ़ा था कि मैं ए से बी गया था 6 मीटर, बी से सी गया था 8 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा मेरा 10 मीटर आया था ए से सी की ओर। बेटा इस वाले डिस्प्लेसमेंट को मेरा 10 मीटर आया ए से सी की ओर, इसे मुझे प्लस माइनस के हिसाब से लिखना पड़े तो मुझे प्लस 10 मीटर लिखना चाहिए कि -10 मीटर लिखना चाहिए, ये बताओ। इसमें मैं प्लस 10 मीटर लिखूं कि -10 लिखूं? जो भी क्लास में लेट आया बाद में क्लास देखना, आपको फायदा नहीं क्लास में आने का। नवीन का सही है, जितने बच्चे कह रहे हैं प्लस उनका गलत है, जो कह रहे हैं माइनस उनका गलत है। बेटा आप प्लस माइनस यूज कर नहीं सकते, प्लस माइनस केवल तभी यूज कर सकते हैं अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे चल रहे हो या स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे जा रहे हो। यहाँ पे देखो आप पहले जा रहे हैं इधर एक्स एक्सिस की तरफ, तो जा रहे हैं वाई की तरफ, तो यहाँ पे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ए से सिक्योर। अगर आप इसी लाइन में आगे पीछे चलते, इसी स्ट्रेट लाइन पर ही या इसी लाइन पर ही ऊपर नीचे चलते, तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते, नेगेटिव। यहाँ तो आपकी बहुत सारी डायरेक्शन बन सकती है, जहां से आपने चलना शुरू किया एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर नहीं सकते। तो पॉजिटिव नेगेटिव यूज केवल स्ट्रेट लाइन मोशन में हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो प्लस 10 मीटर कह रहे हैं उनका भी गलत, -10 मीटर वालों का महा गलत। तो आंसर क्या बनेगा हमारा कि डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर ए से सी की ओर। तो अगर आपका पार्टिकल एक ही लाइन हो, एक लाइन उसी लाइन में आगे गया, उसी में पीछे गया, या उसी में ऊपर गया, उसी में नीचे गया, तो जहां पर केवल दो ही डायरेक्शन हो सकती है वहीं पॉजिटिव नेगेटिव होगा। यानी कि हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो। बेटा ऐसा जो मोशन है ना कि जहां पे आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं फिर वाई पे, ये जो मोशन है ये मोशन इन प्लेन है, ये एक तल में चल रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। देखो ये जो है मान लो कि हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो अगर इसमें आप आगे पीछे आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, यहाँ पे केवल वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, आप यहाँ पर है ना कहीं, तो एक्स और वाई के बीच में आप कहीं से कहेंगे कि आप एक्स वाई प्लेन में चल रहे हैं, तल में चल रहे हैं, तो ये प्लेन का मोशन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में ही प्लस माइनस का यूज किया जा सकता है। और ये क्या हो गया, प्लस माइनस का यूज किया जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था ये, इसे मैंने कहा था कि -40 मीटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारे पॉइंट पढ़ने के लायक हो चुके हैं। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस, कल की क्लास और आज की क्लास को मिला के लिखेंगे हम दूरी, एक तरफ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है आपको, डिस्टेंस आपने बताया था रास्ते की लंबाई का जोड़। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो जिस भी रास्ते को आप फॉलो कर रहे हो उसकी लंबाई को जोड़ते चलो। जैसे आप ए से बी गए 6 मीटर, बी से सी गए 8 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी आई 6 और 8 14 मीटर की। तो डिस्टेंस होती है द सम ऑफ पाथ लेंथ, रास्ते की लंबाइयों का योग, रास्ते की लंबाइयों का योग, द सम ऑफ पाथ लेंथ।
मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी। अगर मुझे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट सी पर जाना हो तो सबसे छोटी दूरी क्या होगी? इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो। और विस्थापन भी कैसा आता है? इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ने पर। तो डिस्प्लेसमेंट होता है दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। डिस्प्लेसमेंट है दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पाते हैं। बेटा डिस्टेंस जो है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम में डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या बनेगी? देखो डिस्टेंस जो है ऊपर से नीचे माइनस और प्लस रखेंगे, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नीचे वाली को नेगेटिव मान लो। देखो बेटा डिस्टेंस नापने की बहुत सारे मात्रक हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मील में भी, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी, लेकिन जो लेंथ का, लंबाई का, डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होती है मीटर, और सिंबल होता है इसका स्मॉल एम। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है? ये भी तो दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या बनेगी? मीटर बनेगी। और याद रखना जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो न्यूमेरिकल में हम हमेशा ऐसा यूनिट यूज करेंगे। तो जब कभी भी मैं इस क्लास में न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा आगे चल के, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको मीटर का यूज करना है, इस बात को भूलना मत। जब भी आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दूरी विस्थापन का जिक्र करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? ऐसा यूनिट मीटर का। तीसरा, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि जो चली गई दूरी है वो क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? आप कहेंगे नहीं सर, दूरी आपने कहा कि रास्ते की लंबाई को जोड़ते चलो, आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, दूरी में तो हमेशा हम जोड़ ही रहे हैं, तो जोड़ने से नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं। देखो अगर देखो 6 और 8 14 मीटर आ गया, 12 किलोमीटर गए, 12 किलोमीटर आगे 24 किलोमीटर हो गया, 60 मीटर गए, 100 मीटर आगे 160 हो गया, तो डिस्टेंस जो है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, ध्यान रखना, ये या तो होगी जीरो। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, रेस्ट पर है तो जीरो है। अगर एक वस्तु रुकी हुई है तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी? जीरो। अगर वस्तु मोशन में है, गति में है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी। जीरो भी केवल तब आती है जब वस्तु रुकी हुई हो। अगर वस्तु मोशन में, गति में है तो 100% चली गई दूरी पॉजिटिव होगी। तब लिखेंगे डिस्टेंस जो है बेटा, दूरी जो है या तो जीरो हो सकती है या क्या हो सकती है? पॉजिटिव। और जीरो भी कब होगी? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो जीरो विराम अवस्था में, और गति में तो क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट की होती है डायरेक्शन। तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, और जहां से चले वहीं के वहीं वापस आ गए तो विस्थापन हमें कल पता कि जीरो होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इसमें तीनों संभावनाएं हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी। वस्तु रेस्ट पर विराम अवस्था में रुकी है तो जीरो होगी चली गई दूरी, अगर गति में तो 100% होगी पॉजिटिव। फोर्थ, जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी है, मान लो कि आपको यहां से यहां तक जाना है, तो डिस्टेंस बेटा इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है? रास्ते की लंबाई का योग। अगर आप ए से बी तक इस रास्ते से जा रहे हैं तो डिस्टेंस कुछ और आएगी, इस रास्ते से जा रहे हैं तो डिस्टेंस कुछ और आएगी, इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस कुछ और आएगी, और इससे कुछ और आएगी। तो डिस्टेंस जो है रास्ते पर निर्भर करती है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो। जो होती है पाथ डिपेंडेंट, डिस्टेंस होती है पाथ डिपेंडेंट। यह है मार्ग पर निर्भर करती है कि कौन सा मार्ग अपना रहे हैं, मार्ग पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, इससे मार्ग से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इस पॉइंट ए से बी पर जाना है, आप किसी भी रास्ते से जाओ, किसी भी रास्ते से डिस्प्लेसमेंट आएगा हमेशा इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़कर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, वो मार्ग पर निर्भर करता ही नहीं है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल पोजीशन क्या और फाइनल क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे होता है पाथ इंडिपेंडेंट। यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट। यह है मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पांचवा पॉइंट, बेटा डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। अगला टॉपिक में आपको स्केलर वेक्टर ही पढ़ाऊंगा। तो डिस्टेंस जो है ये अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं बताया जाएगा आपको, अभी के लिए रख लेना, अभी 5 मिनट के बाद बताएंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। अब आप देखना ध्यान से कि हमने कल की क्लास में आपको ये तो सारे पॉइंट बताए थे कि जब कभी भी आपको डिस्टेंस दूरी निकालनी हो तो बस आप देखो कि आप जिस रास्ते को अपना रहे हैं उसकी लंबाई को जोड़ते चलो। डिस्टेंस को हमने कहा कि ऐसा यूनिट मीटर नापने को किलोमीटर का यूज भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। डिस्टेंस जीरो तभी होगी जब वस्तु रुकी होगी, अदरवाइज पॉजिटिव ही आएगी। डिस्टेंस रास्ते पर निर्भर करते हैं, छोटे रास्ते जाएंगे कम दूरी, बड़े रास्ते चलेंगे लंबी दूरी, और ये अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन, एक से दूसरे पॉइंट पर जाने की सबसे छोटी दूरी है, इसका मात्रक भी मीटर ही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी मार्ग से को जाओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए बस आपको इनिशियल पोजीशन फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। आप इस मार्ग से गए हो कि इससे गए हो, कोई मतलब नहीं है। और ये कैसे क्वांटिटी वेक्टर है, सदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग का भरपूर यूज करेंगे। ठीक है, और फिर इसका आंसर देंगे। ठीक, बेटा करना है। अरे सब ऑप्शन आ जाएंगे डाउनलोड, तुमने हर क्लास में खून पी लिया है, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, डाउनलोड करने जब आएगा तो दिख जाएगा, जब आएगा क्या करो। सोनू का कंजो हमारे पास में है, बहुत बढ़िया। समर्पित, नवीन, रंजन कुमार, बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक आ रहा है, एकदम 100% सही आंसर। सागर कुमार, अनुराग यादव, दीपक, विष्णु, आर्यन मिश्रिया, एक बच्चा मोहित कुमार ने आपकी क्लास रिकॉर्ड खराब कर दिया। सागर, मोहित, समर्पित, सत्येंद्र, सबका ठीक आंसर है। देखो बेटा ने कहा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, देखिए बताओ किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य एक ही केस में हो सकती है, अगर वस्तु रेस्ट पर हो, विराम अवस्था में हो, अदरवाइज तो दूरी हमेशा पॉजिटिव आती है। बट अगर दूरी अगर जीरो है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तो दूरी जीरो केवल तभी तो हो सकती है अगर वस्तु रुकी हो, अगर वस्तु रुकी होगी, रेस्ट पर होगी, यानी जहां पर वहीं पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी तो जीरो होगा। यानी अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसके द्वारा चली गई दूरी शून्य है तो 100% उसका विस्थापन भी जीरो ही होगा। तो आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। तो जितने बच्चों ने सी लिखा बिल्कुल ठीक आंसर है। लेकिन बाबू अगर मैं इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट पूछूं आपसे, मान लो पेपर में अगर ये आ जाए कि अगर एक वस्तु का विस्थापन जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, विस्थापन जीरो है, तो दूरी क्या होगी, तो फिर आप किस ऑप्शन पर टिक लगाते हैं? अगर पेपर में यह है कि एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी जीरो, तो विस्थापन भी उसका जीरो ही होगा, क्योंकि दूरी जीरो तभी हो सकती है वस्तु रुकी हुई हो, और रुकी वस्तु का विस्थापन भी तो जीरो ही है, इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है। लेकिन अगर आपसे कहे कि एक वस्तु का विस्थापन जीरो है तो दूरी क्या होगी, फिर आप किस ऑप्शन पर टिक लगाते हैं? एबीसीडी में से
सोनू ऋत्विक कुमार को सही आंसर दे रहे हैं एकदम। रजनीश विप्लव घोष। बेटा ये होता अगर विस्थापन जीरो है तो जो चली गई दूरी है ना वो जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। देखो विस्थापन दो केस में जीरो हो सकता है। एक तो कब हो सकता है कि वस्तु रेस्ट पर हो, वस्तु पर आपने, एक केस में और जीरो हो सकता है कि वस्तु जहां से चली कुछ आगे गई और वापस वहीं पर आ गई, विस्थापन तो जीरो हो गया, दूरी जीरो नहीं है। 2 मीटर आगे गए 2 मीटर वापस आए तो दूरी तो 4 मीटर की हो गई। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जीरो है तो दूरी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर आपका आंसर बनता बी ऑप्शन। फिर आप बी पर टिक लगाते। गेम को समझ रहे हो, आसान चीज होती है पर क्लास में जिसने लॉजिक समझा है वही कर पाएगा। दूरी जीरो तो विस्थापन 100% जीरो होगा, क्योंकि दूरी जीरो होती तब है जब वस्तु रुकी हुई हो, रुकी वस्तु का विस्थापन जीरो। लेकिन अगर विस्थापन जीरो है तो दूरी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों? विस्थापन जीरो दो केस में होता है, एक तो वहीं से चल के वहीं पे वापस आ जाए तो विस्थापन तो जीरो पर दूरी जीरो थोड़ी ना होगी। 5 मीटर गए 5 मीटर आए तो दूरी होगी 10 मीटर की। लेकिन विस्थापन तब भी जीरो हो सकता है अगर वस्तु रुकी हुई हो, तो रुकी वस्तु के लिए दूरी भी जीरो ही होती है। ठीक है, देखकर मुझे बढ़िया लगा कि आपकी क्लास में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा इस क्वेश्चन का, कि एक दो बच्चों को छोड़कर लगभग सभी ने सही आंसर दिया इसका। वेरी गुड, मजा आ गया। अब आते हैं यहां पे हम स्केलर और वेक्टर पे। एक तरफ लिखेंगे हम स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। देखो बेटा पहले हम स्केलर और वेक्टर जो है, अब स्केलर क्वांटिटी और जो वेक्टर क्वांटिटी अदिश और सदिश राशियां, पहले मैं आऊंगा इस पर 9th क्लास के डेफिनेशन पे, जो हमने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी, और फिर हम आएंगे वेक्टर क्वांटिटी पे। ठीक है, 9th क्लास के डेफिनेशन पे फिर हम आएंगे स्टैंडर्ड अच्छी डेफिनेशन पे। देखो जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपके मैथ आपके साइंस के टीचर ने आपको बहकाया होगा कि स्केलर क्वांटिटी अदिश राशियां वो होती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, दिशा ना हो, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड परिमाण हो। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो? जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं 12 मीटर गया 12 मीटर आया, टोटल कितना दूरी हो गई 24 मीटर। जो 24 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये है मैग्नीट्यूड। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है कि वो 20 है कि 24 है कि 500 है कि 5 लाख हैं। तो वो क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होगा, जिनकी केवल वैल्यू होगी, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ये आपने पढ़ा था इसके हिसाब से 9th क्लास में, है ना। और इसका इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण होगा। फॉर एग्जाम्पल इसे बेटा अभी मैं आपको क्लास में 3-4 बातें बताऊंगा, आपको स्केलर में केवल 3-4 ही रटनी है। वेक्टर सदिश राशियों में 2 बताऊंगा, 2 ही रटनी है, उसके अलावा कुछ नहीं रटना। कौन क्वांटिटी स्केलर है, कौन वेक्टर है, इन 5-6 के आधार पर ही हम बता देंगे क्लास में। तो जो बताया जाएगा केवल उतना याद रखना है, उसके आधार पर हम कैसे बता पाएंगे उसकी मैं जिक्र करूंगा आगे चल के अभी। ठीक है, देखो बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। जैसे इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको भी पता है, डिस्टेंस, दूरी। तो जब भी मैं इस क्लास में डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो आपको पता है कि मैं केवल क्या कर रहा हूं, रास्ते की लंबाई को जोड़ रहा हूं, डायरेक्शन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। 20 किलोमीटर गए 20 किलोमीटर आए, टोटल हो गया 40 किलोमीटर। ऐसे ही स्केलर क्वांटिटी का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है टाइम, समय। भाई टाइम की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। मैं आपसे कह दूं कि भाई मैं आपको आज 3 घंटे पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा ना पता होगा सर किस डायरेक्शन में चलेगा टाइम, नहीं। तो टाइम की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ऐसे ही होता है मास द्रव्यमान, कि मैं कहूं कि आपके घर में कितने चावल हैं, आप कहेंगे सर 5 किलोग्राम की, 1 किलो की, 100 किलो, आप ये थोड़ा ना बताओगे इस डायरेक्शन में चावल हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर केवल उनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग में अपने आप पिक्चर बन जाएगी कि जिस बच्चे घर में 1 किलो चावल है इतने से डब्बे में होंगे, जिस बच्चे घर में 50 किलो चावल है तो बहुत बड़े ड्रम में रखे होंगे, जिस बच्चे घर में 5 किलो चावल है तो थोड़े बड़े डब्बे में रखे होंगे। तो ऐसे में कहूं कि क्लास 5 घंटे चलेगी यानी कि बहुत लंबी क्लास होगी, आधे घंटे चलेगी यानी कि छोटी क्लास होगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल मैग्नीट्यूड से ही समझ में आ जाए। तो उसमें दूरी याद रखना है, एक टाइम समय याद रखना है, और एक मास द्रव्यमान। तो आपको पता है कि इनके साथ में कभी हमने डायरेक्शन का जिक्र किया ही नहीं है, क्योंकि इन्हें समझाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती है जहां पर मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, परिमाण और दिशा दोनों हो। मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन। बेटा इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 मीटर होगा ए से सी की ओर, या डिस्प्लेसमेंट होगा 20 मीटर प्लस का या माइनस का। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। ठीक है,
तो जिनके पास डायरेक्शन भी होगी वो वेक्टर है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होगी वो स्केलर है। 9th क्लास में आपने पढ़ा। अब थोड़ा डिटेल में आते हैं चीजों में। मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा को मैं स्केलर में डालूं कि वेक्टर में, तो आप किस में कंसिडर करेंगे वैद्युत धारा को? इस फॉर्मेट में क्लास ऐसे भाई, अब तो क्लास बढ़िया चल तो रही है, आपको यूट्यूब के इंटरफेस पे थोड़ी ना चल रही है क्लास। ये कौन ज्ञानी बच्चा है ये? अब तो क्लास इतना बढ़िया नए सर्वर पे चल रही है क्लास। अब क्या समस्या आ रही है भाई तुम्हें? और कैसे क्लास चलानी है तुम्हें? ये कौन धुरंधर है? हम्म। अब सही चल रही है क्लास, ऐसे चलेगी? ठीक है। देखो बेटा, जितने बच्चे जो करंट है ये वेक्टर लिख रहे हैं उन सबका गलत है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा जो है स्केलर क्वांटिटी। आप हो गए सर, आप तो पलट गए। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे जिनके साथ में डायरेक्शन हो वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमने तो पढ़ा है ये 10th क्लास में कि जो करंट है उसके पास तो डायरेक्शन होती है। भाई एक तार है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो हम कहते हैं ना कि तार में करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, करंट को लिखते हैं हम आई से। तो सर करंट की तो डायरेक्शन होती है। ये स्केलर में क्यों गया? एक्चुअल में क्या है कि जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ये स्केलर और वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। देखो अब बड़े ध्यान समझना, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि वो क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो करें। अगर मैं कभी आपसे कह दूं कि इस क्लास में कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, यानी वो क्वांटिटी सिंपली जुड़ेगी, सिंपली घटेगी, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 5 किलो चावल है, 3 किलो मैंने और खरीद लिए, टोटल कितने हो गए? आप सिंपल अर्थमेटिक लगाओगे कि 5 किलो पहले थे, 3 किलो और आगे 8 किलो हो गए। मैं आपसे कहूं कि 3 घंटे में आज पढ़ाऊंगा, 2 घंटे कल, आप समझ जाओगे कि फिजिक्स की 5 घंटे की क्लास हो गई। मैं आपसे कह दूं कि 12 किलोमीटर आगे गया, 12 किलोमीटर पीछे, टोटल कितना हो गया? 24। यानी जो चीजें सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो करें, सिंपली जुड़े, सिंपली घटें, वो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। और बेटा करंट भी यही करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी पॉइंट पर ये 3 एम्पीयर करंट इधर से आई और 5 एम्पीयर करंट इधर से आई, तो टोटल करंट कितनी निकलेगी यहां से? आप कहेंगे सर 3 एम्पीयर इधर से आई, 5 इधर से, टोटल करंट बन गई 8 एम्पीयर। तो करंट जो है वो सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो करती है, सिंपली जुड़ती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी में आया। तो जिन जिन क्वांटिटी को मैं स्केलर कहूंगा उन्हें आप सिंपली जोड़ सकते हैं, उनके लिए कोई नया फॉर्मूला, कोई विशेष मैथमेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अदिश राशि रोजमर्रा की जिंदगी की तरह जुड़ती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की तरह घटती हैं। 10 किलो चावल थे, 4 किलो खत्म कर दिए, बचे कितने? 6 किलो। 10 किलो थे, 5 किलो और लिए, टोटल कितने हो गए? 15 किलो। तो यानी कि ये जो मेरे पास में स्केलर क्वांटिटी है, इसमें लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा। ये क्या करती है? स्केलर क्वांटिटी फॉलोज स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर लॉ ऑफ एडिशन अदिश राशियां अदिश योग के नियमों का पालन करती हैं। अदिश योग के नियमों का पालन का मतलब है सिंपली जुड़ना, सिंपली घटना। अदिश राशि, अदिश राशि अदिश योग के, अदिश योग के नियमों का पालन करती है। बेटा अदिश योग का नियम समझ रहे ना, कि सिंपली जोड़ना, सिंपली घटना, जो रोजमर्रा की जिंदगी का जोड़ घटा गुणा भाग है उन्हें फॉलो करती हैं। तो स्केलर क्वांटिटी को सिंपली जोड़ सकते हैं और हम सिंपली ही घटा सकते हैं। ठीक है। लेकिन बेटा जो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशियां, इनके साथ ऐसा नहीं है। ये सिंपली ना जुड़ती ना सिंपली घटती। अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट कहूं कि मैं 12 मीटर गया इधर और 12 मीटर चला गया नीचे की तरफ को, क्या 24 मीटर बन जाएगा? नहीं। जैसे हमने ये कल की क्लास में देखा था, अगर आपको याद हो कि मैं 6 मीटर इधर गया, 8 मीटर इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या 8 और 6 14 हो गया था? नहीं। तो ये जो है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो नहीं करती। इसके लिए आपको थोड़ा सा नया तरीका अपनाना पड़ता है। ठीक है। देखो यहाँ पे देखना, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, आज मैं बताऊंगा कैसे जुड़ेंगे घटेंगी। वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सदिश राशि, सदिश राशि सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं। सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं। देखो ये समझो, जैसे बेटा मान लो कि मेरे पास में ये जमीन पर
एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक पत्थर रखा है मान लो। अब इस पत्थर में मैंने दो फोर्स लगाए, दो बल लगाए। एक फोर्स मैंने इधर को लगाया, मान लो कि एक काम करते हैं, एक पत्थर है मेरे पास में, इस पर एक फोर्स मैंने इधर को लगाया 10 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर लगाया 20 न्यूटन का, और दोनों के बीच में मान लो बेटा एंगल है 60 डिग्री का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पत्थर के ऊपर नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 20 और 10 30 न्यूटन का है, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि फोर्स जो है, बल जो एक सदिश राशि है। अगर ये फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होता तो मेरा काम बन जाता। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होता सिंपली जोड़ देते, 20 और 10 30 हो जाता। लेकिन ये जो मेरे पास में ये जो फोर्स है, एक सेकंड रुकना, एक मिनट, 1 सेकंड। तो बेटा अगर फोर्स होता है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, फिर तो मामला बन जाता। भी मैंने आपसे क्या कहा कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो करती है, स्केलर एडिशन लॉ फॉलो करती है कि 5 और 3 8 हो गया। तो यहां पर भी आप कह लेते सर कि 10 और 20 क्या है, 30 न्यूटन हो गया। लेकिन यह है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। अब देखो इसमें क्या होगा, मान लो बेटा अगर किसी एक पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी काम कर रही हो, दो सदिश राशियां काम कर रही हो, एक को मैं कह रहा हूं P, एक को मैं कह रहा हूं Q, और ये मान लो कि अल्फा एंगल पे है, तो इनका जो परिणामी आएगा, जो इनका रिजल्टेंट आएगा, जो इनका नेट आएगा, वो पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे नेट फोर्स निकालने के लिए। तो नेट फोर्स निकालने के लिए P स्क्वायर यानी कि पहली क्वांटिटी को P मान लो, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। Q है दूसरी, 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 2P, P की वैल्यू कितनी है 10, Q की वैल्यू कितनी है 20, कोस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो सोल्व कर लो, 400 और 10 100 कितना हो गया 500, प्लस 2 गुना 20 के से मल्टीप्लाई होगा 200, को 60 के लिए होती है हाफ, ये कट गया तो कितना आ गया 700 आ गए। तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 700, तो आर आ जाएगा 10 अंडर रूट 7 न्यूटन। देख रहे हो यहाँ पे आंसर 30 न्यूटन नहीं आया है, यहाँ पे आंसर आया 10 रूट 7 न्यूटन का, यानी कि सारा गेम बदल गया है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो सदिश राशियां होती हैं, वो सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो नहीं कर रही होती हैं। इन्हें अगर एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी काम करें, एक ही पॉइंट पर दो सदिश राशियां काम करें एक ही पॉइंट पर, तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। यहाँ पी क्या मान लो पहली क्वांटिटी, क्यू दूसरी, और अल्फा इनके बीच का एंगल। तो पहली क्वांटिटी 10 थी तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, दूसरी 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब यहाँ पर ये तो स्क्वायर थे, यहाँ पे खाली पी और क्यू है, तो पी यहाँ 10, यहाँ क्यू 20, 20 का एंगल कितना 60 डिग्री, सोल्व करा तो 10 रूट 7 आ गया। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, सर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लगेंगे। अगर मान लो बेटा एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हो, मान लो ये 10 और 20 न्यूटन के जो है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, तो अगर ये दोनों एक ही दिशा में होंगे तो फायदा क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों एक ही दिशा में होंगे तो यानी कि अल्फा की वैल्यू तो 0 डिग्री हो जाएगी, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यानी आपका क्या बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, तो यानी कि आर स्क्वायर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। तो ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB का फॉर्मूला, यानी आप क्या लिख सकते हैं इसे आप पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब इधर भी आर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो आर कितना आ जाएगा पी प्लस क्यू। अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो फिर इनका रिजल्टेंट आप सिंपली जोड़ के निकाल सकते हैं कि 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। अगर ये 60 डिग्री पे है तो आंसर कुछ और आएगा, 45 पे तो कुछ और आएगा, 30 पे तो कुछ और आएगा। अगर ये सेम ही डायरेक्शन में है तो फिर आप सिंपली एडिशन कर सकते हैं। ऐसे अगर ये 20 और 10 ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होते, अपोजिट में, तो इनका रिजल्टेंट निकलता इनके डिफरेंस से। ये 20 में से 10 गया तो कितना बच जाता 10 न्यूटन। तो अगर वो अपोजिट में है तो सिंपली डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी एंगल पर है तो फिर आपका आंसर सीधे 30 नहीं आएगा, फिर आपका आंसर इस वाले फॉर्मूले से आएगा। ठीक है। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज जो सदिश राशियां होती हैं वो सिंपल एडिशन को या सिंपल सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती हैं, उनके लिए हमें एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं एस। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उनके ऊपर हम एक तीर का निशान भी बना देते हैं, ये बताने के लिए कि वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, ये आई से लिखते हैं, इसके ऊपर तीर का निशान नहीं बनाएंगे, स्केलर है, डिस्टेंस डी से लिखेंगे, टाइम टी से, मास को एम से। तो जो स्केलर क्वांटिटी है उनके ऊपर तीर का निशान नहीं बनेगा। लेकिन जब पेपर में बेटा करंट की जगह आ जाए करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, ये बीएससी में पढ़ा होगा आपने डिटेल में, धारा घनत्व, इसे हम लिखते हैं जे से वेक्टर क्वांटिटी है, और जे के ऊपर तीर का निशान भी बनाएंगे। तो पेपर में अगर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो स्केलर, और करंट डेंसिटी आएगा, धारा घनत्व आएगा, तो किस में डालेंगे उसे वेक्टर में। तो एक बार दोबारा समझना,
सारे गेम को तो एक बार दोबारा समझना, सारे गेम को दोबारा समझेंगे। मैंने कहा कि हमने बचपन में पढ़ा था कि जिन क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन होती है, जिन क्वांटिटी के पास में दिशा होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन वो तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्चुअल में स्केलर वो होती है जो सिंपली जुड़े, सिंपली घटे। तो फिजिक्स के हिसाब से ये है सही डेफिनेशन। तो जो सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं, सिंपल सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती हैं, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती हैं। तो अब आपको केवल क्लास में जितनी मैंने लिखवाई, इसके अलावा एक भी अलग से याद नहीं करनी, केवल आपको 4 याद करनी है स्केलर में। दूरी, समय, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, रट्टा मार लो चारों का, ये स्केलर है। और ये जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट और करंट डेंसिटी, ये वेक्टर में जाएंगी। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सारे गेम को समझ गए। एक बच्चा भाई बड़ी क्लास में, ये बॉबी सिंह, इसे एक लाइन समझ में नहीं आई होगी अभी तक। ये कमेंटबाजी में ध्यान है इसका, डाउनलोड कब होगा, डाउनलोड कब होगा। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा भाई, अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा कमेंट मत करना। क्वेश्चन मैं ही बना देता हूं, इसमें नहीं लिखा है। देखो, पहले पूरा क्वेश्चन लिखने देना मुझे। क्वेश्चन है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज ए डायरेक्शन, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज ए डायरेक्शन, देन यदि यदि एक भौतिक राशि के पास दिशा हो तो, पहला ऑप्शन है इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज ए डायरेक्शन देन इट मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड ऑप्शन है इट मस्ट बी ए स्केलर क्वांटिटी। सी है इट मे बी ए वेक्टर क्वांटिटी। डी है नन, कोई सा नहीं। हिंदी में, यदि एक भौतिक राशि के पास दिशा हो तो यह है सदिश राशि ही होगी, यह है अदिश राशि ही होगी, यह सदिश राशि हो सकती है, कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, किस पर टिक लगाएंगे? देखो, इसने कहा कि बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है, और इस फिजिकल क्वांटिटी के पास, इस भौतिक राशि के पास कह रहा है कि दिशा है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास दिशा हो तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि सदिश ही होगी, इट मस्ट, मस्ट यानी कि कंपलसरी होगी ही, इट मस्ट बी ए वेक्टर। आप कहेंगे सर ऐसा जरूरी नहीं है, अभी मैंने आपसे बताया कि अगर किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो वेक्टर होगी ही। एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक करंट मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो मैंने आपको स्केलर में लिखवा दिया। भाई कोई क्वांटिटी वेक्टर होगी या स्केलर होगी उस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा एडिशन का लॉ फॉलो कर रहा है। तो सेकंड में कह रहा है कि इट मस्ट बी स्केलर। भाई अगर किसी के पास डायरेक्शन हो, ये जरूर थोड़ा ना कि वो स्केलर ही होगी। भाई डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के पास डायरेक्शन है, वो तो वेक्टर में चला गया। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन है तो उसकी संभावना है वो हो सकती है कि वो वेक्टर हो, और उसकी बहुत अच्छी खासी संभावना है कि अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर होगी, पर 100% वेक्टर ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो बच्चे ए और बी बता रहे हैं सब तुक्केबाज हैं, बीच में आए हैं क्लास में, चलती हुई क्लास में, मैं 100% कह सकता हूं। एक तो बताओ बी ही बता रहा है, भाई एक बताना अगर किसी क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन हो, एक कह रहा है जी वो अदिश ही होगी। बताओ, अरे जिनके पास डायरेक्शन होती है ज्यादातर वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर 100% वेक्टर होंगी ये सही नहीं है। भाई करंट जो है उसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो तो स्केलर में चला गया। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, उसके बाद डायरेक्शन वेक्टर में है। तो ज्यादातर जिनके पास डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ज्यादातर, लेकिन 100% वेक्टर ही होंगी ये सही नहीं है। तो आप अपना IQ लेवल चेक करो, जो बच्चे ए और बी बता रहे हैं पूरी क्लास में 99.9% बच्चा इसका आंसर सी बता रहा है। ये जो 1-2 धुरंधर हैं इन्हें भाई मैं अलग तो पढ़ा नहीं रहा हूं, पूरी क्लास को हम सेम ही पढ़ा रहे हैं। सारा गेम पता किस चीज का है? लाइव क्लास में मुंह उठा के चले आने का। ये क्लास का टाइमिंग है 7:15 बजे की, जिसका मन कर रहा 7:30 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 7:45 बजे आ रहा है।
किसी ने कल की क्लास नहीं ली, वो भी क्लास में आ रहा है, वो भी आंसर दे रहा है, वो अपना टाइम भी खराब कर रहा है और डेटा तो खराब कर ही रहा है। ये 3-4 बच्चों ने जो गलत किया है क्लास में, भाई आपके पास अलग शब्द पहुंच रहे हैं क्या मेरे मुंह से निकले हुए? सबके पास सेम ही पहुंच रहे हैं, है ना? तो अगर कोई क्वांटिटी, बेटा ध्यान सुनो, अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है कि जिसके पास में डायरेक्शन है तो सदिश होने की अच्छी खासी संभावना है, पर 100% संभावना नहीं कि 100% वेक्टर ही होगी। मस्ट होता है ना, मस्ट शब्द, वो कंपल्सन शो करता है। इंग्लिश भी पढ़ते होंगे आप लोग, अगर जो बच्चे एसएससी वाले, जो एसएससी की टाइप की तैयारी भी करते होंगे, मस्ट कंपल्सन को शो करता है और मैं संभावना को शो करता है, और हिंदी में तो साफ साफ लिखा है वहां पे, ठीक है? और जो लेट आए भाई वो क्लास को कंटिन्यू ना करें, वो बाद में देखना है रिकॉर्डेड फॉर्म में। अब मैं आपसे क्वेश्चन, लास्ट वैरायटी में आपको बता रहा हूँ स्केलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कौन से वाले सेट में। अरे कौन सा खुल गया? इसकी तो हमें जरूरत नहीं थी। हम्म इंपोर्ट हो जा भाई, जल्दी हो जा। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाऊंगा, इसे बड़े ध्यान से देखना। कि लास्ट वैरायटी है, देखो इसने एक क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें कह रहा है कि एक कण एक्स एक्स पर एक्स आई से एक्स एफ की ओर जाता है, प्रारंभिक और अंतिम निर्देशांक के निम्नलिखित मानों में से किसके परिणाम स्वरूप एक नकारात्मक विस्थापन होगा? बेटा कह रहा है कि एक कण जो है एक्स आई से एक्स एफ की ओर गया, यानी एक्स आई इसकी शुरुआत की पोजीशन है और एक्स एफ है फाइनल। तो कह रहा है कि एक कण जो है वो एक्स एक्सिस पर एक्स आई से, यानी एक्स आई यानी कि इनिशियल पोजीशन और एफ यानी कि फाइनल पोजीशन है, तो कह रहा है किस केस में एक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इसे करने की कोशिश करना आप, ठीक है? देखो, अब यहां पर एक चीज देखना, ये बेटा मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूं आपके लिए। देखो, ये बेटा एक्स एक्सिस है। इसने कहा कि एक कण जो है, एक पार्टिकल जो है, बड़े ध्यान समझना, कि एक कण जा रहा है एक्स एक्सिस पर, एक कण एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अनुदिश चल रहा है, एक्स एक्सिस पर जा रहा है और कह रहा है कि एक्स आई से एक्स एफ की ओर जाता है। तो बेटा मान लो कि एक्स आई ये है और एक्स एफ ये है, ठीक? तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम निर्देशांक दे रखे हैं, एक्स आई 4 मीटर, एक्स एफ ये है, तो किस केस में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? तो बेटा देखो, अब एक चीज बताओ, जब आप एक्स आई से एक्स एफ की ओर जाएंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो आता है ना, डिस्प्लेसमेंट आता है फाइनल पोजीशन को इनिशियल से घटा दो, तो फाइनल माइनस इनिशियली तो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन क्या है? एक्स एफ, और इसमें से क्या घटाना आपको? इनिशियल पोजीशन घटा दो, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस हमारा काम हो गया। अब देख लो, एक्स एफ और एक्स आई की वैल्यू आपको दे रखी है, किस केस में नेगेटिव आएगा? अगर मैं पहले वाला केस देखूं तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो 6 मीटर में से गया 4 मीटर, तो यार 2 मीटर, ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी आंसर गलत हो गया। अब सेकंड वाले में आ जाओ, फाइनल कितना है? 8 मीटर, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है? माइनस 4 मीटर का, भाई फाइनल कितना था? 8 मीटर, फिर माइनस का निशान लगाया फॉर्मूले में, ये फिर कितना? ये इनिशियल माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस 12 मीटर, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब सी पे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन है 2 मीटर की, माइनस इनिशियल कितना है? 4 मीटर, मीटर, तो 2 मीटर में से 4 मीटर गया, माइनस 2 मीटर का आ गया, ये नेगेटिव है, यानी कि मेरा आंसर सही है। यहां पर भी प्लस 6 आ जाएगा, यानी आएगा ये। यानी कई बार क्या होगा
आपको जब वो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पूछेगा तो आपको ऐसे पोजीशन दे देगा। तो यहां पर भी आपको यही करना है कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा देना है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू कहां पे आ रही है, वो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इससे ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, इससे आपकी बात बन जाएगी इतने से। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को? एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे ग्राफ से पूछूंगा अभी। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को? एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे ग्राफ से पूछूंगा अभी। एक काम करते हैं, चलो इसे कर लेते हैं। ये बेटा मेरे पास में है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहां पर लिखा टाइम समय, और यहां पर लिखा पोजीशन स्थिति। तो समय के साथ पोजीशन कैसे बदल रही है किसी वस्तु की, उसका ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं। इस ग्राफ में, ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, जो कि पोजीशन एक्सिस के पैरेलल समानांतर है, जैसे मैंने यहां पे बनाया है। इस ग्राफ को देखकर बताओ ये ग्राफ आपको क्या जानकारी दे रहा है। ये बच्चा कह रहा है कि हैवी रेन्स बालाघाट। दिल्ली में तो जो है रोज मौसम बनता है बारिश का, बारिश हो ही नहीं रही है, पूरी घटाएं छा जाती हैं और बस हल्का फुल्का सा बस मॉइस्चर सा गिर रहा है। ये करो भाई क्वेश्चन, कोई बच्चा बताएगा? और जो लेट आया करें भाई वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, ये सब करने से बचा करें, है ना। मिस रिया का एक आंसर आया, क्या पॉसिबल नहीं है, कह रहे कि हाँ देखो बेटा, मैंने आपसे कल कहा था कि आप अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार आंसर नहीं देंगे। आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि कोई भी जो लाइन आपको दिखेगी उस लाइन पे आपको 2 पॉइंट लेने हैं, और फिर क्या करना है, पहले पॉइंट से एक लाइन डालेंगे सीधे एक्स एक्सिस पे, एक डालेंगे वाई पे, दूसरे पॉइंट से भी एक लाइन डालेंगे एक्स पर, एक डालेंगे वाई पर। तो मैंने क्या देखा कि एक्स एक्सिस पे लिखा है टाइम, तो टाइम तो नहीं बदल रहा, टाइम वही का वही है, लेकिन ठीक इसी टाइम पर वाई पर लिखा है पोजीशन। एक ही टाइम पर वस्तु की अलग अलग पोजीशन, यानी ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि एक ही समय पर ठीक 2:02 पर एक व्यक्ति अमेरिका में भी हो, वही व्यक्ति अफ्रीका में भी हो। क्या सेम ही टाइम पर आपकी 2 अलग अलग पोजीशन हो सकती हैं? भाई मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ा भी रहा हूं, क्या मैं इस समय ऑफिस में भी लैपटॉप पे काम कर सकता हूं? क्या नहीं, नहीं कर सकता। तो एक ही समय पर 2 अलग अलग पोजीशन हो ही नहीं सकती, यानी ये सिचुएशन संभव नहीं है कि एक ही समय पर अलग अलग पोजीशन हो। वो तो मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, अगर मैं यहाँ पे 6 पॉइंट ले लूं तो यानी कि एक ही टाइम पर 6 अलग अलग पोजीशन दिखेंगी। कोई व्यक्ति एक ही समय पर अलग अलग जगह नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे द सिचुएशन ऑफ ग्राफ is not possible because at the same time object cannot have different positions। हिंदी में लिखेंगे ग्राफ में दी गई स्थिति संभव नहीं है, ग्राफ में दी गई स्थिति संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय पर वस्तु अलग अलग जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ही समय पर वस्तु अलग अलग जगह नहीं हो सकती है। द सिचुएशन ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है,
तो एक ही समय पर अलग अलग पोजीशन नहीं होंगी। तो बेटा या तो पेपर में लिखा मिलेगा आपको ये कि ग्राफ आपको ये बता रहा है, या आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि ग्राफ आपको ये बता रहा है, ये भी लिखा मिल सकता है, ये भी लिखा मिल सकता है। देखो एक ही समय पर वस्तु की अलग अलग पोजीशन, एक ही समय वस्तु अलग अलग जगह पता कब हो सकता है? अगर कोई वस्तु अनंत चाल से चले, इनफाइनाइट स्पीड से, यानी पलक झपकने से पहले भी खरबों किलोमीटर दूर, खरबों, यानी कि मैंने अभी पलक झपकी भी नहीं है और जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था वो अमेरिका से जाके वापस भी आ गया, तो मुझे क्या लगेगा कि लगातार मेरे सामने खड़ा है, अमेरिका वाले को लगेगा कि लगातार मेरे सामने खड़ा है। मान लो एक व्यक्ति की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इतनी स्पीड जा रहा है वो कि यहां से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका में, इंडिया इतनी स्पीड जा रहा है कि अगर वो लगातार इतनी स्पीड से चलेगा कि पलक झपकने से भी 100वें हिस्से से पहले भी वापस आ जाए, तो हमें लगेगा कि लगातार हमारे सामने खड़ा है वो व्यक्ति। तो एक ही समय पर अलग अलग पोजीशन तभी हो सकती है अगर वस्तु अनंत चाल से चले। हालांकि यह भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, कोई भी वस्तु अनंत चाल से चली ही नहीं सकती। मैक्सिमम स्पीड भी हो सकती है लाइट की स्पीड के बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती। तो यहां पर लिखेंगे हम कि द ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनफाइनाइट स्पीड which is practically impossible। हिंदी में लिखेंगे ग्राफ यह प्रदर्शित करता है, ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु अनंत चाल से चल रही है, जो कि व्यवहारिक रूप से असंभव है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, कोई वस्तु अनंत चाल से चल ही नहीं सकती। तो कई बार ऐसे ग्राफ देके आपको बताता है कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, तो लिखा होगा यह ऑब्जेक्ट की अनंत चाल के बारे में बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट स्पीड चल रहा है। हालांकि ग्राफ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की चाल अनंत है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि अनंत चाल से कुछ ही चले। ये क्या लिख देगा वो कि कौन सा ग्राफ ये बता रहा है कि ये सिचुएशन संभव ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला ग्राफ बता रहा है कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर वस्तु की अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो भी अनंत नहीं हो सकती। मैक्सिमम स्पीड भी लाइट की स्पीड है और वो भी अनंत नहीं है, वो भी कितनी है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, एक बच्चा क्या लिख रहा है, अखिलेश कुमार, एक दो ज्ञानी बच्चा आया क्लास में, परम ज्ञान से अभिभूत। हाँ भाई, कह रहा है जी उल्टा पलटा मत पढ़ाइए सर, ये जो इतना ज्ञान इस बच्चे के पास है, हम चाहेंगे थोड़ा बहुत ही हमें बताए इसने क्या उल्टा पलटा पढ़ लिया। अगर ये एक लाइन ये बता दे कि इसे उल्टा पलटा ये बताया है, लाइव क्लास के अंदर ही मैं इसे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा अभी। नहीं तो ये क्या करे, कान पकड़ के यहाँ पे बैठा हुआ कि वही मुर्गा बन जाए, क्योंकि दिमाग से तुम हो पैदल, है ना। क्योंकि मूर्खता जो है ना वो कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ कोर्स करना पड़ता है, वो स्वभाव में होती है, वो आई जाती है, वो है ना। कुछ ऐसे हैं होशियार, समझ रहे बात को। चलो अब हमारे पास में डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दूरी हो, विस्थापन हो, जितने भी बातें मैंने आपको बताई उतने अगर आपको ध्यान है तो आपका काम चल जाएगा। एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं। कल की क्लास से हम दूरी और विस्थापन पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन में ध्यान रखना, जहां से वस्तु चली अगर वहीं की वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 है। सर्कल में कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया, वहीं की वहीं आ गई, विस्थापन 0। लेकिन वो सर्कल वाले केस में कंप्लीट सर्कल नहीं पूछता, वो आधा सर्कल पूछता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल सेमी सर्कल पे चलेगा, अर्धवृत्त पे चलेगा, तो कल मैंने बताया था कि उसका विस्थापन आएगा 2r के बराबर और दूरी आएगी आधे सर्कल में πr के बराबर। कल की क्लास में डिस्कस किया था ये। दूसरा, इसके अलावा एक दो बातें मैं आपसे लास्ट में जाते जाते और पूछना चाहूंगा। एक आप मुझे ये बताएंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को बेटा मैंने सीधे ऊपर फेंका, सीधे ऊपर, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर जा रहा है, 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 एक हाइट तक ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक, और फिर उसी पॉइंट पे वापस लौट आया, उसी पॉइंट पे। ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, इसकी यहां पे बिल्कुल सीधे ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाएगी, तो उसी लाइन पे वापस आएगा। बस मैंने हलक से दिखा दिया, उसी लाइन पे वापस आ गया, जहां से फेंका था वहीं के वहीं वापस आ गया। तो आपको बताना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊर्ध्वाधर वर्टिकली ऊपर फेंका जाए और वापस उसी जगह पे आ जाए जहां पर उसे फेंका गया था, तो इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके विस्थापन का जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा, वो कितना आएगा, ये आपको बताना है।
रेशियो। देखो बेटा, अगर किसी वस्तु को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, वो एक हाइट तक ऊपर गई और वापस नीचे आ गई, तो दूरी विस्थापन का रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? पहले दूरी निकालो, फिर विस्थापन निकाल लो, फिर अनुपात निकाल लेना। तो मान लो आपने से ऊपर फेंका, ये मान लो कि h हाइट तक ऊपर गया, तो h हाइट नीचे आएगा, तो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? h प्लस h, दूरी होती है रास्ते की लंबाई। लेकिन जहां से फेंका वहीं के वहीं वापस आ गया, विस्थापन हो गया 0, तो 2h को 0 से भाग करेंगे, यानी इसका रेशियो आएगा इनफाइनाइट, अनंत। तो दूरी और विस्थापन का रेशियो यहाँ पे अनंत आएगा, इनफाइनाइट। दूसरी चीज, अगर पेपर में इसमें उल्टा पूछ ले कि एक वस्तु ऊपर गई, एक मैक्सिमम हाइट तक, वापस वहीं के वहीं आ गई, तो विस्थापन और दूरी का रेशियो कितना है? तो आप कहेंगे सर जहां से वस्तु फेंकी वहीं के वहीं वापस आ गई, तो विस्थापन तो 0 है। अगर h हाइट ऊपर गई, h नीचे आई, तो दूरी आ गई 2h, तो यहाँ पर रेशियो बनेगा 0। तो ध्यान से पढ़ लेना कि विस्थापन दूरी का रेशियो पूछ रहा है कि दूरी विस्थापन का। और आपको अपने कॉन्सेप्ट पर टिके रहना है कि जब मुझे दूरी निकालनी है तो रास्ते की लंबाई को जोड़ना है, विस्थापन निकालना है तो इनिशियल फाइनल पॉइंट देखना है। तो जहां से वो ऑब्जेक्ट चला वहीं के वहीं वापस आ गया, विस्थापन 0 हो गया। तो इस वाले केस में आएगा रेशियो इनफाइनाइट, और इस वाले केस में कितना आएगा? 0। ठीक है, चलो आज के इतने रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।